हेलो दोस्तों, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको उत्तरी अमेरिका ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज उत्तरी अमेरिका नहीं बल्कि करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ मैं। बाकी की क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी कि बाकी की करंट अफेयर की क्लासेस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो भाई, और उनके नोट्स साथ के साथ बना के चलना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई मेरे इस चैनल पर नया है तो भाई प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसे तोता बोलता है वैसे मैंने बोल दिया, चॉइस इज योर्स, करना है कर देना भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर की क्लास नंबर जो भी है अगली, उसका टॉपिक नंबर 1, यानी कि आज की करंट अफेयर की क्लास का टॉपिक नंबर 1। चलिए, टॉपिक है ताप विद्युत संयंत्रों में, ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। टॉपिक का नाम है ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। दरअसल हाल ही में क्या हुआ है, हमारी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने एक मिशन शुरू किया, एक नेशनल मिशन शुरू किया है, जिसके तहत वो ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का इस्तेमाल ना कर किसका इस्तेमाल करेंगे, बायोमास का। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि चर्चा में क्यों, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों का सवाल आपको यहां मिलेगा। मई 2021 में हुआ क्या है। अच्छा ये ये 21-22 डालना भैया, ये 21 और ये 22, ठीक है। मई 2021 में हमारा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों में, यह ऐसे लिखना, कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। बड़े ध्यान से देखना, मतलब ये है क्या। देखो होता क्या है, प्रमुख बिंदु आप हेडिंग डालेंगे और प्रमुख बिंदु में समझते हैं कि ये है क्या। तो देखो, दरअसल होता क्या है कि जब किसान, अक्सर क्या होता है, धान या अन्य फसलों की जब कटाई होती है, उस कटाई के बाद जो पुराली निकलती है, उस पुराली को जला देने से भारी मात्रा में क्या होता है, मृदा प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। और मृदा प्रदूषण के साथ साथ हमें एयर पोल्यूशन भी देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी समस्या पैदा हो जाती है। दिल्ली में आपने देखा होगा हाल ही में क्या हाल होता है इसका। तो ताप विद्युत संयंत्रों में हुआ क्या है कि जितने भी थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट है, उन सभी प्लांट में कोयले की जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा, या आप कह सकते हो कोयले के साथ धान या अन्य फसलों से निकलने वाली पुराली, इसे हम कह सकते हैं धान की पुराली का इस्तेमाल किए जाने की बात की गई है। किसकी, धान की पुराली कोयले के साथ मिलाई जाएगी और उसको बायोमास में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट, और फिर उस बायोमास का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? देखिए ध्यान से, मान के चलो ये खेत है,
ठीक है, तुम्हारे पापा जी ने तुम्हें 6 बीघा ज़मीन दी है और इस 6 बीघा ज़मीन पर तुमने क्या धान की क्या की है, खेती की है। ठीक है भाई। एक छिपी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कृषि में, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, तो बड़े ध्यान से समझना। अब होता क्या है कि आपने धान की खेती यहाँ पर की और धान की खेती के बाद जो पुराली आई, अक्सर क्या देखने को मिलता है कि धान की खेती की जो पुराली बनती है, यानी कि जो पुराली, मान के चलो यहाँ धान की खेती की और उसके बाद भारी मात्रा में पुराली आई, इस पुराली को इसी खेती पर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसी खेती पर क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। और इसी खेती पर बर्न करने के कारण यहाँ की खेती की जो मृदा है, सोयल है, उसकी फर्टिलिटी यानी कि उसकी उर्वरकता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसकी उर्वरकता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं एक छोटा सा अनुमान बताऊं तो लगभग 30 से 40 मीट्रिक टन पुराली जो है वो क्या कर दी जाती है, जला दी जाती है। बहुत है ये, 30 से 40 मीट्रिक टन जो पुराली है उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन यदि हम इस पुराली को ना जलाकर इसको इकट्ठा करें, इस पुराली को ना जलाकर इसको क्या करें, इकट्ठा करें या संग्रहित करें, इसको कलेक्ट करें, तो और कलेक्ट करने के बाद इसको मिलाए किसमें, कलेक्ट करने के बाद एक तो हो जाएगी पुराली और प्लस एक हो जाएगा कोयला। जब एक पुराली, जिसे हम पैडी कहते हैं, पैडी, और ये हो गया कोयल, जब पैडी और कोयल को मिलाया जाएगा तो कम से कम प्रति वर्ष, अगर मैं एक छोटा सा अनुमान बताऊं तो प्रति वर्ष लगभग आप मान के चलिए 45,000 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा या किया जा सकता है। विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, समझ में आया नहीं आया क्या काम है। हुआ क्या है कि जब यहां पर पुराली को जला देते हैं तो वो पुराली जहां जली, उस मिट्टी या उस खेत की मिट्टी को तो खत्म किया ही उसने, उसका क्षरण तो किया ही किया उसने, साथ में इसके पार्टिकल क्या होते हैं, एयर में भी क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। होता है ना, जब कुछ पुराली बनती है तो राख बनती है, जिसे उड़न राख कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं, जो कि एक वायु प्रदूषण की समस्या भी पैदा करती है। तो जब ये उड़ती है तो सांस के थ्रू अंदर चली जाती है। मान के चलो इसी के बराबर में कोई नदी जा रही है, ये उड़कर इस नदी में गिर जाती है और इस नदी की अम्लता को बढ़ा देती है, जिसमें जितने भी जलीय जीव हैं वो क्या हो जाते हैं, मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे। वहीं वायु में मिलती है तो शोषण समस्या को बढ़ा देती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, इफेक्ट डालती है। तो ये धान की पुराली एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इसके इस्तेमाल का इसको खत्म करने का एक तरीका सोचा है और वो है इसको बायोमास के रूप में क्या करना, ताप विद्युत संयंत्रों यानी कि थर्मल इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स हैं उनमें क्या किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। और यही मैंने आपको बताया कि लगभग हर साल 30 से 40 मीट्रिक टन पुराली को जला दिया जाता है। इसको जलाने की बजाय इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के बाद इसको कोयले में मिलाकर, यानी कि जहां ताप विद्युत संयंत्रों में हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोयले के साथ साथ पुराली का इस्तेमाल करें। जैसे एक भट्टी होगी, भट्टी कोयले से चल रही है, कोयले के साथ साथ पुराली भी उसमें मिला दो तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर ऐसा करें हम तो लगभग 45,000 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन बड़े आराम से किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी पहल है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय मिशन यानी कि नेशनल मिशन कहा गया है। क्लियर है, नेशनल मिशन टू यूज बायोमास इन थर्मल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक प्लांट्स। क्लियर है पॉइंट, यानी जिसकी पहल किसने की है, केंद्र सरकार ने। और ये पहल या फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम लगभग 5 वर्ष की अवधि का होगा। कितनी अवधि, इसका कार्यकाल, ये सारा का सारा काम 5 वर्ष के अंदर अंदर हो जाएगा। कितने वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर अंदर। समझ में आया नहीं आया? तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए ताप विद्युत संयंत्रों में राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हुई है जो किससे संबंधित है, बायोमास, कोयला
दो चार ऑप्शन और दे दिए। तो किसके प्रयोग के लिए है? बायोमास के रूप में प्रयोग करने के लिए। यदि आपसे पूछा जाए इसमें मेजर रूप से किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो पुराली, धान की पुराली, या फिर खाली पुराले भी हो सकता है। पूछा जाए धान की पुराली को इस राष्ट्रीय मिशन में किसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा, तो कोयले के साथ। कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा? लगभग 45,000 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा इससे। समझ में आया नहीं आया? यह था हमारा पहला टॉपिक आज की करंट अफेयर का, जिसका नाम था ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। क्लियर है पॉइंट यानी? चलिए उसके बाद हम देखते हैं सेकंड होगा राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन। राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन, नेशनल फूड ऑयल पाम मिशन। नेशनल फूड ऑयल पाम मिशन। तो इसको देखते हैं क्या, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो, एक तो होता है तिलहन, एक तो क्या होता है? तिलहन, जिसे हम ऑयल सीड कहते हैं। एक तो होता है ऑयल सीड और एक होता है खाद्य तेल, फूड ऑयल। खाद्य तेल जिसे हम कहते हैं फूड ऑयल। तो तिलहन और खाद्य तेल ये दोनों के दोनों अत्यधिक संवेदनशील वस्तुएं हैं। ये क्या है? अत्यधिक संवेदनशील वस्तुएं हैं। संवेदनशील वस्तुएं, एसेंशियल कमोडिटीज, अत्यधिक संवेदनशील वस्तुएं हैं। एक तो तिलहन और एक खाद्य तेल। तिलहन का मतलब भी होता है तेल और खाद्य तेल मतलब हो गया खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल। तो होता क्या है कि तिलहन और खाद्य तेल अत्यधिक संवेदनशील वस्तुएं तो हैं, साथ में भारत का तेल उत्पादन में या भारत तेल उत्पादक देशों में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ये हम सभी को पता है। अब हुआ क्या है, तेल क्या है, भारत क्या है, एक बार याद रखेंगे, भारत तिलहन या खाद्य तेल, भारत खाद्य तेल उत्पादकों देशों में बड़ा उत्पादक है। भारत खाद्य तेल उत्पादक देशों में बड़ा उत्पादक है या बड़े उत्पादकों में से एक है। बड़े उत्पादकों में से क्या है? एक है। जो भारत है। यही नहीं बल्कि भारत में यदि मैं बात करूं कि सर भारत में तिलहन या खाद्य तेल जैसे, तो भारत में फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रमुख तिलहन के नाम बता रहा हूं। जैसे आपका हो गया सोयाबीन का तेल होता है, पर मेन लिख लो आप, जैसे सरसों हो गया, एक होती है सफेद सरसों, उसका तेल हो गया। एक होता है अलसी का तेल, एक अरंडी होता है, एक कुसुम होता है। सरसों, सफेद सरसों, अलसी, अरंडी, कुसुम। एक आप सोयाबीन का तेल भी लिख सकते हो, सोयाबीन। ये सारे के सारे क्या है? तिलहन है। ये सारी की सारी तिलहन फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? तिलहन। और यही नहीं, 2021 में खरीफ रणनीति 2021 योजना की भी शुरुआत की थी सरकार ने। तिलहनों के लिए खरीफ रणनीति किस तरीके से इनको बढ़ाया जाए, 2021 की शुरुआत की थी। याद रखना भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि खरीफ रणनीति 2021 किससे संबंधित है, देन आंसर होगा तेल यानी कि ऑयल सीड से संबंधित है।
भारत में तिलहन या खाद्य तेल को प्रोत्साहन या इसकी स्थापना के लिए याद रखेंगे 1986 एडी में, 1986 ईस्वी में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी। तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत या की स्थापना की गई थी। की स्थापना क्या होता है, मतलब टेक्नोलॉजी ऑन मिशन या टेक्नोलॉजी ऑन ऑयल सीड मिशन, ऑयल सीड्स मिशन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य या एम था तिलहन को, या आप कह सकते हो कि खाद्य तेल को, जो खाद्य अर्थव्यवस्था है या तिलहनों को खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में क्या किया जाए, उनके योगदान को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि जो खाद्य तेलों से संबंधित क्या है, अर्थव्यवस्था है, खाद्य तेल अर्थव्यवस्था, खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में बढ़ावा दिया जाए। तिलहनों को क्या दिया जाए, बढ़ावा। आप कह सकते हो पाम मतलब हथेली होती है ना, पाम का मतलब क्या होता है, हथेली। तो हथेली पर रगने जाने वाले तेल भी कह सकते हो, या हथेली पर लगने वाले तेल, उनको भी कह सकते हो आप। लेकिन हुआ यह है कि 2014 में इसका नाम बदल दिया गया। 2014 एडी में इसका नाम बदल दिया गया, या इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय तिलहन व पाम तेल मिशन। इसका नाम ये बदल दिया गया। आप कह सकते हो नेशनल मिशन ऑयल सीड ऑन ऑयल पाम, ऐसे लिखना, NMOOP। क्या कहेंगे इसका मतलब, इसका मतलब हो गया नेशनल मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम, ऑयल पाम, ये हो जाएगी इसकी पूरी फॉर्म। तो 2014 में क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदला जा चुका है। और इसका उद्देश्य क्या रखा, तो याद रखेंगे चलिए क्या इसका उद्देश्य क्या रखा है, तो याद रखेंगे। दरअसल 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा कृषि आय को बढ़ाने के लिए, कृषि आय को बढ़ाने के लिए, कृषि आय को बढ़ाने के लिए पाम तेल उत्पादन, पाम तेल उत्पादन पर नई राष्ट्रीय पहल या नई पहल की शुरुआत की। नई पहल की क्या की है, शुरुआत 18 अगस्त 2021 को। क्या बढ़ाने के लिए, कृषि आय को बढ़ाने के लिए पाम तेल उत्पादन पर क्या किया है, इन्होंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, या आप कह सकते हो इसको बढ़ाने में क्या किया है, कार्य किया है। क्लियर है पॉइंट या नहीं। उसके बाद आप लिखेंगे इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे, प्रमुख बिंदु क्या रहे, तो बी रिमेंबर नंबर 1। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन के लिए मुख्य केंद्रित जगह क्या रखी गई है, तो याद रखेंगे जो मुख्य केंद्रित जगह है, मुख्य केंद्रित आप कह सकते हो स्थान, वो रखे गए हैं एक तो पूर्वोत्तर राज्य, एक तो पूर्वोत्तर राज्य और प्लस अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार। पाम तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार को क्या किया गया है, इसका केंद्र बनाया गया, यानी कि प्रोडक्शन यहीं से ही बढ़ाया जाएगा। इन्होंने यहां पर लक्ष्य डिसाइड किया है,
इन्होंने एक एम डिसाइड किया है, और वो एम क्या है, इन्होंने कहा है कि 2025 और 26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि को, यानी कि जहां पर पाम तेल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, 6.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया जाएगा, 10 लाख हेक्टेयर किया जाएगा, 10 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। कितने, 6.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर। याद रखेंगे एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, और हमारे यूपी की बात करें तो लगभग 1 एकड़ में 6 बीघा होती है। 1 एकड़ में कितना होता है, 6 बीघा होती है। और वही इसी जो इस बार ये हुआ है, इसमें लक्ष्य डिसाइड ये किया है कि 2030-31 तक क्या करेंगे, ये जो पाम खेती का जो ये पाम खेती की जो भूमि है, इसको 10 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर कितनी की जाएगी, 16.7 लाख हेक्टेयर की जाएगी या कर दी जाएगी। 10 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 16.7 हेक्टेयर तक। और इसमें कुल निवेश जो किया गया है, कुल निवेश, टोटल इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंडिचर या खर्च जो किया जाएगा, वो लगभग 11,000 करोड़ का किया जाएगा। कितना, 11,000 करोड़ का। इस 11,000 करोड़ में से 8,844 करोड़ खर्च करेगी केंद्र सरकार, और याद रखेंगे इनमें से 2196 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार। समझ में आया नहीं आया? दरअसल पाम तेल जो है वो भारत के प्रमुख फसल उत्पादनों में क्या है, मेन है, और स्पेशली खरीफ की फसल में इसको रखा गया है। हम सभी जानते हैं खरीफ की फसल क्या होती है, अभी पढ़ाऊंगा आगे भी, ठीक है। तो ये रहा है राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन 2021। तो यहां से आने वाले क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन जो है उसमें किन्हें या किससे संबंधित है, तो तिलहन और खाद्य तेल। तो तिलहन से विशेष रूप से क्या है, ये संबंधित है। और तिलहन में भी कैसे कैसे तेल, जो पाम या हथेली से जो संबंधित तेल होते हैं उनके बारे में। किसके द्वारा इसको जारी किया गया है, तो याद रखेंगे तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन का नाम चेंज करके इस बार क्या रखा गया है, राष्ट्रीय तिलहन व पाम तेल मिशन। पूछा जाएगा कि कितना निवेश इसमें किया है, लगभग 11,000 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है। क्लियर। और पूछ सकता है कि भूमि को कितने लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया गया है, तो 2025-26 के लिए इतना, जो फिलहाल इतना चल रहा है उसे 25-26 तक कितना कर दिया जाएगा, इतना। और जो 2030 में आएगा 2030 तक इतने से क्या करना है, इसको इतना कर देना है, ठीक है नहीं, ठीक है, ताकि कृषि आय को बढ़ाया जा सके। कृषि का जो इन्वेस्टमेंट होता है टोटल, यानी कि आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो लगभग कितना है, 17% है आज के समय में। तो इसको थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब कृषि का योगदान जो अर्थव्यवस्था में था वो लगभग 55% था, लेकिन आज घटकर कितना रह गया है, केवल और केवल 17%। तो किसी तरीके से इसको क्या करना है, बढ़ाना है। भारत में जितनी भी खेती होती है उसका लगभग 12.3% क्या किया जाता है, कृषि के रूप में उसका निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर है नहीं? तो ये होता है हमारा दूसरा टॉपिक, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन। आगे आते हैं हम तीसरे टॉपिक पर। चलिए हेडिंग डालेंगे तीसरा, जलिया वाला बाग राष्ट्रीय स्मारक पार्क। राष्ट्रीय स्मारक पार्क, जलियांवाला बाग
नेशनल मेमोरियल पार्क, या ऐसे लिख लेना जलियांवाला बाग शताब्दी सेंचुरी, नेशनल मेमोरियल पार्क। सबसे पहले जवाब जानते हैं कि सर ये चर्चा में क्यों है। दरअसल क्या हुआ है कि एक डेट है, याद रखेंगे, 13 अप्रैल 2020 और 13 अप्रैल 2021। इन दोनों डेट्स के बीच में याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, कब? 13 अप्रैल 2020 से 13 अप्रैल 2021 के बीच में भारत के अंदर जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड शताब्दी समारोह का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। अब हुआ ये कि 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिसका नाम है अमरिंदर सिंह ने क्या किया है? जलियांवाला बाग शताब्दी, या आप कह सकते हो राष्ट्रीय स्मारक पार्क के उद्घाटन की घोषणा की है, उद्घाटन किया है, सॉरी घोषणा कह रहा हूं, का उद्घाटन किया है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक पार्क का क्या किया है? उद्घाटन किया है। किसने किया है? अमरिंदर सिंह ने, 14 अगस्त 2021 को। अब हुआ क्या है, अगर इसके प्रमुख बिंदुओं की हम बात करें, इधर लिख लेते हैं। चलिए, अगर हम इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो नंबर 1 होगा कि सर इस स्मारक पार्क का उद्घाटन या इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई है? तो याद रखना, एक एक्ट है हमारे यहां जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951। दरअसल 1951 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो उसको याद रखने के लिए, ये अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म किए थे उसको याद रखने के लिए, यह हमारे शहीदों ने हमारे उस जलियांवाला बाग में जो 379 लोग मारे गए थे, उसको याद रखने के लिए जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक या स्मारक पार्क बनाने की क्या की है? घोषणा की है। बहुत ही दुखद घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो 10 अप्रैल 1919 में घटित हुई थी। क्या बताएं अब? चलिए,
इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के तहत जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। याद रखेंगे इसका प्रबंधन या इसका प्रबंध जो किया है, प्रबंधन लिखना, वो किसने किया है, तो याद रखेंगे इसका प्रबंधन जो किया है वो जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया गया है। ये जो है स्मारक बाग, इसका प्रबंधन किसने किया है, जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियम ट्रस्ट ने किया है। ये डब्ल्यू भी आ सकता, तो इसे आप लिख सकते हो जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियम ट्रस्ट। इसने क्या किया है, इसका प्रबंधन किया है। क्लियर है नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें कि इस राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा या इस राष्ट्रीय स्मारक पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखेंगे 4490 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लगभग 4490 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया होगा। और स्थान कहाँ है, यानी कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो याद रखेंगे पंजाब के अमृतसर के, पंजाब में अमृतसर में एवेन्यू, पंजाब में अमृत या पंजाब के अमृतसर में एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में किया गया है, अमृत आनंद पार्क में किया गया है। ठीक है भाई, बस ये इसमें इतना। यहां से आने वाले क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत किया गया है या किस एक्ट के तहत जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया था, तो 1951 के अधिनियम द्वारा। कहां बनाया गया, कहां इसका उद्घाटन किया गया, तो अमृत आनंद पार्क जो कि पंजाब के अमृतसर में है। यह शताब्दी समारोह जो था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी और कब इसको खत्म किया गया था, तो 13 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी और 13 अप्रैल 2021 तक इस जलियांवाला बाग हत्याकांड शताब्दी समारोह का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। उसके कुछ समय बाद ही 14 अगस्त 2021 को अमरिंदर सिंह ने क्या किया था, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक पार्क बनाने की क्या की थी, या इसको बना दिया था और उसके बाद इसका क्या कर दिया था, उद्घाटन कर दिया था। एरिया कितना है वो आपके सामने है, कहाँ पर है वो आपके सामने है, किसने इसका प्रबंध किया था, तो इस ट्रस्ट ने क्या किया था, इसका प्रबंध किया था। क्लियर है पॉइंट ये नहीं? तो करंट अफेयर की क्लास आज इतनी ही रखते हैं। ठीक है, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही विशेष टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं किस तरीके से जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में बैसाखी का पर्व मनाते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की क्या की गई थी, बरसात की गई थी। तो ये एक काफ़ी दुखद घटना घटित हुई थी। मैंने आपको डेट बताया है 10 अप्रैल 1919, कहीं कहीं 9 अप्रैल 1919 भी डेट होती है। पूछा जाता है इसके विरोध में कौन कौन से समितियों का या इसकी जांच के लिए कौन कौन सी बैठकों का आयोजन किया गया, तो एक हंटर कमीशन है, एक तहकीकात समिति है, हम सभी को पता है। उसके बारे में जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, तो इसको यही स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर की क्लास आज इतनी ही रखते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर के ऐसे ही 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज 3 ही हुए हैं। ठीक है, तो अगर एट लास्ट क्लास अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो CDS का एग्ज़ाम आया हुआ है, सुपर टेट का होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूपी टेट का भी ड्यू है, करंट तो आनी है, तो अभी से ठीक ठाक करंट ही पढ़ लो भाई। ठीक है नहीं? ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस का मे भी नोटिफिकेशन शायद आ चुका है, तो गेट रेडी फॉर दिस। तो ये करंट अफेयर की क्लास आपको ऑनलाइन पूरे 1 साल की मैं करा के जाऊंगा। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।